हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लेनेट। तो आरबीसी मॉडल जो क्वेश्चन बैंक हम सॉल्व कर रहे थे उसका आज दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 हमने किया था 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक। आज 31 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको पार्ट कंटिन्यू करना है और अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर इस वीडियो को कंटिन्यू करें, आगे भी और वीडियो बनाएं, हमें पूरा पेपर सॉल्व करना है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, when the condition of the battery and the galvanometer are mutually changed in the Wheatstone bridge the equilibrium position, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपने पढ़ा है। व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में क्या होता है कि 4 रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड होते हैं 4 साइड्स ऑफ इक्विलेटरल, 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी एंड डी, राइट। तो 4 रेजिस्टेंस ही आगे R1, R2, R3 एंड R4। अब जब आपने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज तब आपको बोलते हैं 5th रजिस्टर और एक बैटरी। 5th रजिस्टर आप लगाते हो इसे यहाँ पर विद गैल्वेनोमीटर एंड 1 होती है बैटरी जो आप कनेक्ट करते हो ए और सी के बीच में, ठीक है। तो आपको ये बोला जाता है कि क्वाड्रिलेटरल में 2 क्या होते हैं डायगोनल, एक AC और एक BD, ये 2 डायगोनल हैं। किसी भी डायगोनल पे बैटरी लगाओ, किसी भी एक डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर के साथ R5 लगाओ, ठीक है। 5वां रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर कहाँ लगाएंगे, एक डायगोनल पे, और दूसरे डायगोनल पे लगानी होती है बैटरी, ठीक है। तो आपको ये बोलते हैं किसी भी एक डायगोनल पे सेल लगाओ, किसी भी एक डायगोनल पे गैल्वेनोमीटर लगाओ, R5 लगाओ। तो दोनों के दोनों एक ही डायगोनल पे नहीं लगाने हैं, इसलिए ये दोनों आपको अलग अलग डायगोनल पे लगाने हैं। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज भी कर दूंगा तो गैल्वेनोमीटर की पोजीशन में कोई चेंज या इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका विल रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अ पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग वोल्टेज हुज इफेक्टिव रेजिस्टेंस। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर हम कहें तो उसका क्या होना चाहिए। वोल्टमीटर जनरली आपने पढ़ा है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं और उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। और पोटेंशियोमीटर को हम क्या बोलते हैं, एक आइडियल रेजिस्टेंस। तो इसका हम क्या बोलेंगे, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है, 0 है। और डिपेंड्स एक्सटर्नल, ये है आपका ऑप्शन बी, जिसको लिखा है बी ऑप्शन में, ये है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ऑप्शन है इसका, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी सेकेंड, ठीक है। Now question number 33, resistance and coefficient of the material of voltmeter wire should be। तो रेजिस्टेंस कोफिशिएंट की बात कर रहा है। रेजिस्टेंस कोफिशिएंट क्या होना चाहिए। रेजिस्टेंस कोफिशिएंट आपने पढ़ा है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस किससे लिखते हैं, अल्फा से। अल्फा से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस कोफिशिएंट को, और ये होता है R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। इस फॉर्मूले में अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट कह रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला है, एंड की जगह क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो किसी भी डिवाइस का या जो भी वायर हम यूज करते हैं, चाहे वो मीटर ब्रिज हो, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे एमीटर हो, चाहे आपका पोटेंशियोमीटर हो, मतलब मेजरिंग डिवाइस जो हम यूज करते हैं, इसमें जो वायर हम यूज करते हैं उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होना चाहिए 0, ठीक है, या बिल्कुल नेग्लिजिबल कह सकते हैं हम। 0 मतलब नेग्लिजिबल, बिकॉज अगर ये 0 होगा तो R जो रेजिस्टेंस है वो R0 ही रहेगा और वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस नहीं बढ़ेगा तो आपको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। दैट मीन्स V जो होता है वो R के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और अगर V R के प्रोपोर्शनल है, V क्या होगा, R के प्रोपोर्शनल होगा, और R हमने कर दिया कांस्टेंट क्योंकि हमें चाहिए अल्फा 0। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या चाहिए, 0 चाहिए, नेग्लिजिबल चाहिए, ताकि R कांस्टेंट हो जाए और वोल्ट मीटर जो वोल्टेज पढ़ना चाह रहा है वो कांस्टेंट हो, फिक्स हो जाए, ताकि रीडिंग हम चाहे शुरू में लें, चाहे रीडिंग हम 1 घंटे बाद लें। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जब जाते हैं तो फर्स्ट स्टूडेंट का नंबर सबसे पहले आता है, उसने रीडिंग ले ली। अब जो लास्ट स्टूडेंट होगा तब तक पहुँचते पहुँचते वायर गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वोल्टेज बढ़ जाएगा।
तो जो रीडिंग फर्स्ट स्टूडेंट ने ली वो रीडिंग सेम रीडिंग लास्ट स्टूडेंट की नहीं आएगी, बिकॉज हमने कोई ऐसा वायर लिया है जो टेम्परेचर पे, जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जनरली जितने भी डिवाइसेस हैं उनका वायर ऐसे एलॉय का बनता है, उनके नाम भी मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट है, वो है मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। ठीक है, ये एलॉय है मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन। इनका रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो आपको नाम भी ध्यान रखना है मैग्नीन एंड कॉन्स्टेंटन, और आपको ये ध्यान रखना है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है इसका 0, ताकि R कांस्टेंट रहे और वोल्टेज भी आपका कांस्टेंट रहे। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है ये। नाउ नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट I इन गिवन फिगर। I की वैल्यू पूछिए इस फिगर में, तो आपको इस फिगर में आपको दिख रहा होगा जंक्शन, इस फिगर में आपको एक जंक्शन दिख रहा है, वो ये है। ठीक है, इस जंक्शन की तरफ आने वाला करंट 5, 4 और 2, ये 3 करंट तो जंक्शन की तरफ आते हैं। आपने पढ़ा है किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा है आपने, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग, मतलब टुवर्ड्स जंक्शन जो करंट आ रहे हैं और लिविंग करंट जो होता है जंक्शन से वो जा रहा है करंट, वो दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि जंक्शन पे करंट स्टोर नहीं होगा। ये करंट लॉ है, किरचॉफ लॉ है, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ सब चीज़ें बताया जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन के साथ साथ ये भी चीज़ें पूछी जाती है, तो मैं साथ साथ आपको रिपीट करवा रहा हूँ। पहले आपने क्वेश्चन किया था किरचॉफ करंट लॉ किस पर बेस्ड है, तो उसमें लिखा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जंक्शन पर एंटरिंग करंट क्या होगा, जंक्शन पर एंटरिंग करंट है 5 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, और लिविंग करंट कौन सा है, I और 4, तो लिविंग करंट होगा 4 प्लस I, तो 4 एम्पियर से 4 एम्पियर तो कैंसिल हो गया, क्योंकि 4 आया, ये 4 आया और ये 4 चला गया, यहाँ से 4 आया और यहाँ चला गया। ठीक है, तो बाकी बचा क्या, 5 प्लस 2 7, और 5 और 2 7 एम्पियर आया, जो इस I की जगह मिलेगा आपको, ये आ जाएगा 7 एम्पियर। तो यहाँ 5 प्लस 2 क्या होगा 7 एम्पियर, और ये इक्वल्स टू इधर क्या है I, तो I की वैल्यू आ गई 7 एम्पियर। करेक्ट ऑप्शन है इसका C। ठीक है, ये किरचॉफ करंट लॉ पर बेस्ड था। नाउ नेक्स्ट देखो अगला, इन द गिवन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B विल बी। अब आपको दिख रहा है 4 रेजिस्टेंस ऐसे दिखने लग जाए, तो इसका मतलब आपको दिख रहा है कि कुछ कॉम्बिनेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज का, और व्हीट स्टोन ब्रिज में आपको पता है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे बनता है, कैसे होता है, क्या कंडीशन है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की, याद है सबको, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन है R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। तो क्या ये बैलेंस है, आप देखो R1 की वैल्यू है 8, ये 8 है, 4 है, तो 8/4, और R3 की वैल्यू है 6 और R4 की वैल्यू है 3। ठीक है, तो 8/4 होता है 2, 6/3 भी होता है 2, तो ये इक्वल है, तो ये इक्वल है, इसका मतलब ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब आपको पता है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के केस में जो यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं वो 0 डिफ्लेक्शन देता है, और 0 डिफ्लेक्शन का मतलब होता है इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होता है। हमने पढ़ा है व्हीट स्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन में बी पॉइंट और ए पॉइंट का मतलब एक रेजिस्टेंस R1 के बाद वाला पॉइंट और इस रेजिस्टेंस के बाद वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। पोटेंशियल सेम होगा दैट मीन्स डिफरेंस 0 होगा, तो यहाँ पर आपसे डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस आप कहोगे 0 होगा। ठीक है, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है 0, यहाँ कह सकते हैं नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, यही प्रिंसिपल है आपके मीटर ब्रिज का, आपने पढ़ा होगा मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, नल डिफ्लेक्शन एंड बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन इसका। नाउ नेक्स्ट, देयर इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन B0 एट द सेंटर ऑफ स्ट्रीम वायर है, करंट कैरिंग वायर है यहाँ पर, तो ये वायर दे दिया, तो वायर में क्या है, वायर सर्कुलर कॉइल। ठीक है, वायर सर्कुलर कॉइल के वायर जो वायर से बना हुआ है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है B0, एंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑन इट्स एक्सिस, सो द वैल्यू ऑफ B एंड B0 विल बी। अब एक तो बोला है सेंटर पे सर्कुलर कॉइल, हम मान लें ये कॉइल है सर्कुलर कॉइल,
तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, और ये बोला है इसकी एक्सिस पर, और एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस के इक्वल है। तो रेडियस के इक्वल डिस्टेंस पे क्या आएगा वो हम निकालते हैं, और सेंटर पे क्या होता है वो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं सेंटर पे लिख दूँ, सेंटर पे होता है बी नॉट, फॉर्मूला आपको पता है म्यू नॉट NI/2R। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया सेंटर के लिए, क्योंकि बी नॉट सेंटर के लिए बोला है, ठीक है। अब जिसको एक्सिस का एक्सियल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है वो मेरे साथ साथ बोले। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वो था म्यू नॉट NI/2R² प्लस x²⁵/3/2। ये है सर्कुलर कॉइल के एक्सियल पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट का, ये सेंटर पॉइंट का, ये एक्सियल पॉइंट का। इसमें आप x0 पुट करके, जब आप x0 पुट करोगे तो सेंटर पॉइंट आ जाता है। सेंटर का मतलब डिस्टेंस क्या होगी, 0। x को 0 पुट करके आप इसको क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, फॉर्मूला वापस ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला हमने चेक कर लिया है, फॉर्मूला सही है। x को 0 रखेंगे ना हम यहाँ पर, तो 3/2 है, यहाँ पे r³ हो जाएगा, r² से r³ कैंसिल होगा, 2r बचेगा। तो ये है आपका फॉर्मूला किसका, एक्सियल पॉइंट का। अब हमें कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, r डिस्टेंस पर। तो ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, देखो म्यू नॉट NI/2, रेडियस है r² प्लस जो एक्सियल पॉइंट की डिस्टेंस है वो भी आपको r रखनी है, रेडियस के इक्वल रखनी है, इक्वल टू रेडियस बोला है, ठीक है। तो r² प्लस r² क्या हो जाएगा, 2r², ठीक है। लिखते हैं इसको, तो म्यू नॉट NI/2, r² प्लस r² 2r² की पावर क्या है, 3/2 है। तो 2r² की पावर 3/2 को सॉल्व कर सकते हैं। 2r² की पावर 3/2, तो 2 की पावर 3/2 मतलब 2√2, r² की पावर 3/2 मतलब r² × r, ठीक है। ये मैंने सॉल्व कर लिया। तो r² से r² कैंसिल होता है, ये वैल्यू आई म्यू नॉट NI/2R तो रहता है, 2√2 एक्स्ट्रा मिला आपको, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि b की जो वैल्यू आई, ये म्यू नॉट NI/2R, ये रहा 2, ये रहा r, तो मैं लिख सकता हूं उसको b की वैल्यू आई b0 ये कितना है, 2√2, b0/2√2। अब आपसे क्या पूछा था, ध्यान रखना, ध्यान से देखना, वैल्यू किसकी, b/b0 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो जब मेरे पास आ गया b = b0/2√2, ये b0 किसकी जगह आया मैं बता सकता हूँ, देखो वापस आपको, b0 किसकी जगह आया, म्यू नॉट, ये 2 ले लिया, म्यू नॉट NI, ये r ले लिया, और ये पूरे इसकी जगह b आ गया, यहाँ देख सकते हो आप, म्यू नॉट NI/2R, ये रहा म्यू नॉट NI/2R, इसकी जगह मैंने b0 लिख दिया। तो इसकी जगह अगर मैं b0 लिखूंगा तो b0/2√2 दिख रहा है मुझे, ये आ गया, ठीक है। फिर मुझे लास्ट में आंसर लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो ये आएगा b/b0, रेशो आया 1/2√2 आंसर आया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा इसका b, 1/2√2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द सेम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेम वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल विल हैव द मोस्ट फोर्स, या मैक्सिमम फोर्स कह सकते हैं, मैक्स फोर्स या मोस्ट फोर्स किस पर लगेगा। कौन कौन से पार्टिकल है, मेरे पास 4 पार्टिकल है, सबकी वेलोसिटी सेम है और सबका मैग्नेटिक फील्ड सेम है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल Q चार्ज है, V उसकी वेलोसिटी है, मूविंग है इसलिए, B मैग्नेटिक फील्ड है, एंड आता है साइन थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर आपको दिया है प्रोजेक्ट कैसे किया, परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया है, तो थीटा की वैल्यू 90, तो साइन 90 होता है 1, तो QVB साइन 91, तो ये FM मतलब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। FM मतलब मैंने आपको बोला मैग्नेटिक फोर्स है, इसलिए मैंने FM लिखा, ये मैग्नेटिक फोर्स है। तो फोर्स की वैल्यू आई QVB। अब वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो ये दोनों तो हो गए सेम। इसका मतलब फोर्स डिपेंड करेगा किस पर, चार्ज पर, ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज है माइनस का E, दूसरा आपका प्रोटॉन है, इसका चार्ज है प्लस का E, तीसरा हीलियम है, इसका चार्ज है प्लस का 2E, और लिथियम का चार्ज होगा प्लस का 3E। तो
तो आप समझ सकते हो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा फोर्स भी सबसे ज़्यादा लगेगा, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा लिथियम पे। ऑप्शन है इसका डी, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, lateral path if 2% of main current is required for full deflection from G will be resisted। हमें पता है गैलोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, और शंट रेजिस्टेंस लगाने के बाद उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं शंट रेजिस्टेंस की। तो फुल डिफ्लेक्शन फ्रॉम जी शंट बोला है, इसको कितना शंट हम रखें। अच्छा, शंट की वैल्यू पूछी है और गैलोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है, वो है आपका गैलोमीटर का रेजिस्टेंस वो है कैपिटल जी। रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर कैपिटल जी है और आपको 2% करंट दे रखा है फुल डिफ्लेक्शन का, तो वो है गैलोमीटर का करंट। गैलोमीटर का करंट क्या होगा, 2% होगा, 2% ऑफ फुल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना है ये आपसे पूछा है इसमें। शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, एस इक्वल्स टू क्या होता है, जी आई जी अपॉन आई प्लस आई जी, सॉरी आई माइनस आई जी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है, शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। किसी भी गैलोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए शंट लगाया जाता है और उस शंट की वैल्यू यहां से निकालते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें दिया है साफ कि मेन करंट आई है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये जो आई जी है, आई जी इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैलोमीटर, तो ये आएगा 2% ऑफ आई, मतलब मेन करंट का 2% है। अब मेन करंट का 2% में कैसे लिखूं मैं, 2% है तो 2/100 क्या आ जाएगा 0.02 आई। तो आई जी की वैल्यू क्या आ गई 0.02 आई। ठीक है, तो एस की वैल्यू निकालनी है, बाकी कोई वैल्यू दी नहीं है, तो ये आ गया जी, आई जी की वैल्यू है 0.02 आई और डिवाइड बाय इसमें आएगा आई की वैल्यू है आई और पॉइंट आई जी की वैल्यू -0.02 आई। ठीक है, तो आई में से 0.02 अगर माइनस करेंगे तो जी इंटू, एक तो आई आप कैंसिल कर सकते हो थ्रू आउट, कॉमन लिखिए, तो ऊपर तो बचेगा 0.02 और नीचे आपका बचेगा यहाँ से, और यहाँ से आई कॉमन लिया तो 1 माइनस 0.02, और 1 में से 0.02 माइनस करोगे तो आएगा g इंटू 0.02 और 1 में से 0.02 माइनस करोगे तो आएगा 0.98। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा आंसर 0.98, 2 पॉइंट ये वाले हैं, 2 पॉइंट ये वाले हैं, हटा दें, काट दें, तो g इंटू 2 और 98, तो 2 से 98 कैंसिल होगा तो आ जाएगा g अपॉन 49। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी, g अपॉन 49। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए कन्वर्जन का। ठीक है, एक तो होता है गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना, एक होता है गैलोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट होना, तो उसमें R का फॉर्मूला, इसमें S का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट अगला, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस विद इन अ स्ट्रीम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू साइड्स ऑफ सोलेनॉइड इज बी। सोलेनॉइड, ठीक है, 2 टाइम्स द लेंथ एंड द नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड टू गेट सेम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब यहां पर आपसे पूछा है 39 में, लैंग्वेज में इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इसमें, क्योंकि जो ट्रांसलेटर हैं हमारे उनकी गड़बड़ की वजह से थोड़ा सा इंग्लिश का जो फॉर्मेट है ट्रांसलेट प्रॉपर नहीं हुआ। ठीक है, टर्म्स पूरी लिखी है, मैं आपको उसका मतलब समझा देता हूँ कि जो सोलेनॉइड है इसमें मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अब इसकी लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें, ठीक है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड सेम चाहिए, तो उसमें कितना करंट फ्लो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपसे बोला है टू गेट द सेम मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड 2 टाइम्स द लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो रिक्वायर्ड करंट, रिक्वायर्ड क्या चाहिए, रिक्वायर्ड करंट टू गेट सेम मैग्नेटिक फील्ड, रिक्वायर्ड करंट टू गेट सेम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम सोलेनॉइड से शुरू करें, जिसमें आपका लेंथ है L और नंबर ऑफ टर्न्स है N। ठीक है, तो इसमें आपको B का फॉर्मूला लिखे मैंने, B इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू नॉट, हमने पढ़ा म्यू नॉट स्मॉल n आई। अब स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
तो नंबर ऑफ टर्न्स n और लेंथ हो गई l, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा n/l × I। ये मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड के एक्सिस पर, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड अगर सोलेनॉइड के एक्सिस पर ये आया, अब लेंथ को और नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें। 2 टाइम्स लिखा है, लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्न्स दोनों को डबल कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड सेम चाहिए। अब आप बताओ, लेंथ को डबल कर दें और नंबर ऑफ टर्न्स को भी डबल कर दें, तो मुझे बताओ स्मॉल n की वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स आपने डबल कर दिए 2n, और लेंथ भी आपने डबल कर दी तो 2l, तो ये तो वैल्यू इक्वल आ जाएगी ना। ठीक है, यहाँ पर आप यूँ कह सकते हो, देखो मैं कह रहा हूँ n इक्वल्स टू क्या था, n/l, ये तो लिखा था हमने। ठीक है, अब नया मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, चलो नया मैग्नेटिक फील्ड लें कि मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, ठीक है, सेम, टू गेट सेम मैग्नेटिक फील्ड हमें करंट चाहिए। तो मैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ करंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। I इक्वल्स टू क्या होगा, I इक्वल्स टू होगा BL/μ0 × n। जब B इक्वल्स टू μ0 n/l × I है, तो I इक्वल्स टू क्या होगा, BL/μ0 n। तो ये I आ गया हमारे पास, पहले फर्स्ट इक्वेशन ही होगी। ठीक है, अब हमें नया करंट चाहिए I'। नया करंट जो क्या करेगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो B तो सेम ही लिखेंगे ना, उसने कहा मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए। ठीक है भी, तो पहले B था, अब भी B है। चेंजेस क्या किए, उसने लेंथ को कर दिया डबल 2l। μ0 तो आपको पता है कांस्टेंट है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी है एयर की, तो मीडियम नहीं बदला है इसलिए कांस्टेंट रहेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स भी कर दिए उसने डबल। ठीक है, तो अगर मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूं यहाँ से, तो I' की वैल्यू मेरे पास क्या आई, I' की वैल्यू आ जाएगी BL/μ0 × n। तो अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन जो मैं लिखी यहाँ पर, फर्स्ट इक्वेशन ये क्या लिखी थी, I इक्वल्स टू क्या होता है, BL/μn, तो BL/μn है ना यहाँ पर, सेम ही तो है। फर्स्ट इक्वेशन से इस पूरी वैल्यू को मैं I रखूंगा, तो I' की वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस I। तो आपने नंबर ऑफ टर्न्स डबल किए, लेंथ को आपने डबल किया, मगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगा, इसलिए करंट को भी आपको सेम रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये है इसका B। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट इसका B होगा, राइट। नेक्स्ट देखो आगे, अगला, आइडियल वोल्टमीटर एंड आइडियल एमीटर शुड हैव रेजिस्टेंस। तो आपको इसके साथ साथ पता होना चाहिए, देखो नॉर्मली सर्किट बनाऊं मैं, तो ये सिंपल सर्किट होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, की हो गई, और हमें यहाँ पर एमीटर और वोल्टमीटर दोनों लगाने हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एमीटर हमेशा लगता है सीरीज में और वोल्टमीटर हमेशा लगता है पैरेलल में। ठीक है, तो अगर वोल्टमीटर पैरेलल में लगता है, तो आप देखो ध्यान से, जो करंट आ रहा था मेन I, वो इस रेजिस्टेंस के पास जाता है। जब आप वोल्टमीटर लगाते हो तो आप ये नहीं, वोल्टमीटर ये नहीं चाहता कि करंट अपनी तरफ खींच ले और इसके पास करंट नहीं जाने दे। करंट R के अंदर से पास हो रहा था, R के अंदर से रेजिस्टेंस में से करंट को जाना था। वोल्टमीटर लगाने से करंट कम से कम डिफर करना चाहिए, कम से कम चेंज होना चाहिए। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए हाई। और सिमिलर एमीटर लगाने से, यहाँ पर एमीटर लगाने से तो रेजिस्टेंस जो होगा ओवरऑल बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो करंट कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का R होता है लो। ठीक है, और मैं आइडियल की बात करूं तो हाई की जगह आइडियल मैं कह सकता हूं, उसने आइडियल की बात की है, तो आइडियल में हाई का मतलब हो गया इनफाइनाइट और आइडियल में लो का मतलब हो गया जीरो। ठीक है, तो आइडियल वोल्टमीटर, अब आपको समझ में आ गया होगा आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट, और एमीटर का क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो आइडियल वोल्टमीटर एंड आइडियल एमीटर शुड हैव रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें आपको बोला है दोनों का रेजिस्टेंस होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है 0 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, रेस्पेक्टिवली 0 एंड इन्फिनिटी बोला है, बोथ नहीं बोला है। क्या बोला है, रेस्पेक्टिवली, सेम है। ऑप्शन में गलती क्या है कि बोथ लिख दिया, यहाँ पर बोथ नहीं है, बोला है 0 एंड इन्फिनिटी। तो आइडियल का 0 और वोल्टमीटर का 0, रेजिस्टेंस का इन्फिनिटी, तो गलत हुआ। ठीक है, और इन्फिनिटी एंड 0 ये ऑप्शन दिया है आपको सेकंड ऑप्शन में बोला है इन्फिनिटी एंड 0। तो बोथ तो ऐसे लिखा हुआ है, बोथ गलत, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ से हटाएं, यहाँ से आता है बोथ मस्ट बी इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन दिया है 0 एंड इन्फिनिटी,
दूसरा ऑप्शन दिया है इन्फिनिटी एंड जीरो। तो आपको समझ में आ गया, पहला एक नंबर पे क्या है, वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर का इन्फिनिटी होता है और रेजिस्टेंस का एमीटर का क्या होता है, जीरो होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। दोनों जीरो है, दोनों इनफाइनाइट, तो गलत हुआ। ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा हाई रेजिस्टेंस वाला होता है और एमीटर हमेशा लो रेजिस्टेंस वाला होता है। ठीक, अगला देखो, एनी चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग एट द सेम स्पीड प्रोड्यूसेस, एनी चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग सेम स्पीड, मतलब ये कांस्टेंट स्पीड है, सेम स्पीड है, मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल तो नहीं है। ठीक है, तो जब एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल नहीं है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल नहीं है तो क्या प्रोड्यूस करेगा। देखो ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और बोला है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। देखो 41 का मैं आपको पढ़ा हूँ इस क्वेश्चन को, तो मैं कहूँगा जब चार्ज पार्टिकल Q रेस्ट में होता है, इसकी स्पीड क्या है, जीरो है, तो ये बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको ध्यान होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट में होगा, और जब चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, v कांस्टेंट होगा। ठीक है, या फिर चार्ज क्या होगा, इंक्रीजिंग स्पीड से या डिक्रीजिंग स्पीड से, या एक्सीलरेटेड चार्ज है, एक्सीलरेटेड। ठीक है, तो तीन तरह के चार्ज है, रेस्ट में, स्पीड कांस्टेंट है और एक्सेलरेटेड है। तो यहाँ लिखा हुआ मैं मैच कर देता हूँ। देखो चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ओनली, और चार्ज अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाएगा। और एक्सेलरेटेड चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, राइट। तो एक्सेलरेटेड चार्ज वेव बनाएगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ओनली, और मूविंग चार्ज जो होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी। ठीक है, ध्यान होना चाहिए आपको। एक्सेलरेटेड चार्ज किसका सोर्स है, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडियो वेव्स का सोर्स होता है। रेडियो वेव्स को कौन प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज। रेडियो वेव्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पार्ट है, स्पेक्ट्रम में नंबर 1 पे आता है रेडियो वेव्स, राइट। नेक्स्ट देखो, क्यूरी टेम्परेचर लीड्स टू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो क्यूरी टेम्परेचर जो होता है टीसी, ये टीसी क्या करता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किस में कन्वर्ट करेगा, फेरोमैग्नेटिक को कन्वर्ट कर सकता है। क्यूरी टेम्परेचर पे क्या होता है आपको पता है, क्यूरी टेम्परेचर की डेफिनेशन, जिसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट दिया है ये पैरामैग्नेटिक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है पैरामैग्नेटिक। दूसरा है डाईमैग्नेटिक, जिसको एंटी मैग्नेटिक भी कहते हैं। ठीक है, तो क्यूरी टेम्परेचर पे क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा में। क्यूरी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरा में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम हो जाती हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ इसका फर्स्ट, राइट। बाकी क्यूरीज लो अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो मैग्नेट बनने की प्रॉपर्टी होती है, वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, गर्म करोगे, तो उसके मटेरियल के मैग्नेट बनने की प्रॉपर्टी कम हो जाती है। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ। नेक्स्ट, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं। BS तो होता है B cos phi, और BV होता है वर्टिकल कंपोनेंट B sin phi। यहाँ पे जो phi है इसको एंगल ऑफ डिप कहते हैं, phi इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, और इसकी वैल्यू पोल्स पे और इक्वेटर पे आपको पता है। एंगल ऑफ डिप की वैल्यू पोल्स पर तो होती है 90 डिग्री एट पोल्स। ठीक है, और एट इक्वेटर होती है, एट इक्वेटर ये वैल्यू होती है 0 डिग्री। ये भी याद होना चाहिए, अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनकी वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है। पोल्स पे 90 और इक्वेटर पे 0। तो आपसे बोला है वर्टिकल कंपोनेंट 0 कब हो, आप साइन कब 0 होता है, 0 पे साइन 0 होता है, तो इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, 0 आएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, पहला बोला है 43 पर फर्स्ट ऑप्शन है एट द मैग्नेटिक पोल। ठीक है,
फिर आएगा एट ज्योग्राफिकल पोल, और थर्ड आएगा मैग्नेटिक मेरिडियन, और फोर्थ है इसमें आपके पास कोई नहीं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन आपको पता है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, और आपका मैग्नेटिक पोल्स है, और इसमें नन। तो अब इसका ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हम कहें अगर तो नन होगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ज़ीरो कब होता है, कहाँ होता है, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे आप बात करोगे तो एंगल ऑफ डिप जीरो होता है, साइन जीरो होता है, तो बीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी साइन फाइव। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो मुझे यहाँ पे जीरो नज़र आ रहा है, राइट। नेक्स्ट देखो, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक मोमेंट आपने पढ़ा है, m इक्वल्स टू, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ बिटवीन पोल्स। अब पोल स्ट्रेंथ की यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। पोल स्ट्रेंथ जो होती है, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर इनटू मीटर, और एक लेंथ और मल्टीप्लाई कर दी तो एक और मीटर आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ इसका डी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो आगे, अगला, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज 1.001, देन द सब्सटेंस विल बी। अब यहाँ पर आपको बोला है कि जो परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी वो है 1.001, मतलब एक से बड़ी है, एक से छोटी नहीं है। तो ये मटेरियल कौन सा होगा, ठीक है, एक से बड़ी भी कितनी बड़ी है, एक से थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, अब ये मटेरियल कौन सा होगा, पहला बोला है इसमें आयरन मैग्नेटाइज, मतलब फेरो की बात कर रहा है, फेरो मैग्नेटिक है, दूसरा है पैरा, और तीसरा है डाई मैग्नेटिक है। तीसरा ऑप्शन डाई होगा, ये दूसरा पैरा है तो तीसरा डाई होगा, तो यहाँ पर ये डाई मैग्नेटिक है। ठीक है, और आयरन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये फेरो की बात कर रहा है, फेरो मैग्नेटिक है। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास 4। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, म्यू आर। अब म्यू आर की वैल्यू, ठीक है, म्यू आर की वैल्यू अगर आप देखो तो अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, एक से बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये आयरन के लिए या फेरो के लिए होती है। ठीक है, पैरा की बात करें तो म्यू आर की वैल्यू एक से जस्ट बड़ी होती है, डाई की बात करें तो म्यू आर की वैल्यू एक से छोटी होती है। तो आप समझ गए कि म्यू आर की वैल्यू कितनी है, 1.001, ये होगी पैरामैग्नेटिक के लिए। ठीक है, अगला देखो, ये भी आपको याद होना चाहिए, फ्री स्काई हैज मैग्नेटिक टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब ससेप्टिबिलिटी, वही बात है, ये परमिबिलिटी की बात कर रहा है और ये ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहा है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो फ्री स्काई मतलब आप कह सकते हो फ्री स्पेस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी 0, क्योंकि फ्री स्पेस में कोई टेंडेंसी नहीं है कि उसको फ्री स्पेस को मैग्नेटाइज हम कर सकें। हम जिस मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं उसी की मैग्नेटिक टेंडेंसी या ससेप्टिबिलिटी होती है, और जो मटेरियल जितना अच्छा और इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है उसकी ससेप्टिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा फेरो की, उससे कम पैरा की, और उससे कम किसकी होगी, डाई की। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का भी आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट देखो, अगला, यूजेज स्टील टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। परमानेंट मैग्नेट मतलब जिसका मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड कोई खराब ना कर सके, हटा ना सके, उसी को परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। तो स्टील हम परमानेंट मैग्नेट में यूज कर सकते हैं, करते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स में एल्निको भी काम आता है, परमानेंट मैग्नेट में स्टील भी काम आता है। स्टील आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है, मोस्टली इसमें आयरन होता है, 0.5% कार्बन भी होता है इसमें। और इसमें परमानेंट मैग्नेट बनाने की प्रॉपर्टी क्यों है, बिकॉज मैग्नेटिज्म इज नॉट डिस्ट्रॉय बाय ऑर्डिनरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। परमानेंट का मैग्नेट का मतलब ही हुआ कि उसकी मैग्नेटिज्म को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। बाकी एनर्जी लॉस कम है या ज़्यादा, डेंसिटी हाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमानेंट मैग्नेट मतलब जिसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिज्म कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगला देखो नेक्स्ट, व्हाट डज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस रेशियो एक्सप्रेस। अब ये इस तरह का क्वेश्चन मिला आपको, व्हाट डज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड रेजिस्टेंस रेशियो एक्सप्रेस।
किसको एक्सप्रेस कर रही है? एक्चुअली ये कोई क्वांटिटी तो है नहीं, हमने पढ़ा नहीं है क्वांटिटी कि फाई, ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, और डिवाइड करें रेजिस्टेंस को आर से, ठीक है। तो फाई की वैल्यू और आर की वैल्यू का जो रेशियो है ये किसको एक्सप्रेस कर रहा है, ये आपसे पूछा है, राइट। तो फाई इक्वल्स टू क्या होता है? फाई इक्वल्स टू बी ए होता है, ठीक है। फाई इक्वल्स टू बी ए होता है। फाई की वैल्यू और भी हमने पढ़ी है, फाई की वैल्यू बी ए भी होता है अपॉन आर, ये ले लिया। चलो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रखोगे तो। फाई की वैल्यू हम ले फाई इक्वल्स टू ले हम फाई, ओनली फाई लें अगर, तो फैराडे सेकेंड लॉ आपको ध्यान हो अगर, तो फाई हमने निकाला था, फाई इक्वल्स टू हमने क्या निकाला फैराडे सेकेंड लॉ में, ईएमएफ इक्वल्स टू होता है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो गया। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये ईएमएफ है या वोल्टेज है, वोल्टेज को मैं लिख सकता हूं I इंटू आर, ठीक है। इस मेथड से इजी होगा। फ्लक्स की जगह अगर बी ए लेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिखता है, इसकी जगह दूसरा फॉर्मूला काम में लें तो ई आई इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, आई आर, ठीक है। तो फ्लक्स तो आ गया, टाइम भी आ गया, आर भी आ गया। ये पूछ रहा है फ्लक्स और रेजिस्टेंस का रेशियो, तो फ्लक्स हो गया डेल्टा फाई और रेजिस्टेंस को हमने डिवाइड कर दिया आर, ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई डेल्टा टी, राइट। तो फ्लक्स और रेजिस्टेंस का रेशियो आ गया। अब आई डेल्टा टी, अब आई आपको पता है आई इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आई की जगह अगर मैंने डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी पुट कर दिया तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल होगा, तो डेल्टा फाई अपॉन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू। तो ये क्वांटिटी किसको एक्सप्रेस कर रही है, चार्ज को। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसका पार्ट हम करें आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड बाय मूविंग द कॉइल ऑफ अ कॉपर वायर पैरेलल टू द फील्ड इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ करंट विल बी, ठीक है। अब आप इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस के बारे में पूछा है, और एक मूविंग कॉइल, कॉपर कॉइल है, एक कॉइल है कॉपर कॉइल। इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसमें प्रोनाउंसिएशन या ग्रामर ठीक नहीं है, प्रॉपर इंग्लिश में ट्रांसलेशन में थोड़ी सी दिक्कत है। अब देखो कॉपर कॉइल है, ठीक है। कॉपर कॉइल क्या कर रही है, कॉपर कॉइल मूव कर रही है, मूविंग है, और पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कॉपर कॉइल मूव करेगी तो उसमें कितना इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा। अब आपने फैराडेज लॉ पढ़ा है, फैराडेज लॉ में बोला है, ईएमआई में आपने पढ़ा फैराडेज फर्स्ट लॉ, उसमें बोला है कि जब भी किसी कॉइल के फ्लक्स में चेंज आएगा तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तब जाके उसमें करंट इंड्यूस होगा। यहाँ तो सेम मैग्नेटिक फील्ड है और मूव कर रही है कॉपर कॉइल उसी मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलली, तो यहाँ पे उसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आपको पता है। देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने पढ़ा है फैराडेज फर्स्ट लॉ में, सेकेंड लॉ में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, इसको फैराडेज फर्स्ट लॉ कहते हैं, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जो आएगा उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और उसकी वैल्यू इससे निकालते हैं, इसको सेकेंड लॉ कहते हैं, इसको फर्स्ट लॉ कहते हैं, राइट। बट यहाँ पर तो सेम मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल का एरिया भी इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज भी नहीं हो रहा, ना ही रोटेट कर रहे हैं हम, पैरेलल टू पैरेलली मूव कर रहा है, तो उस पर वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी, जीरो आएगी, ठीक है, क्योंकि ना ईएमएफ इंड्यूस होगा ना करंट इंड्यूस होगा, राइट। नेक्स्ट देखो, लेंज लॉ गिव्स द रिजल्ट ऑफ इंड्यूस करंट। लेंज लॉ हमने पढ़ा था फैराडेज फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ पहले पढ़ा, ईएमआई और फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ मैंने आपको बताया भी माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। थर्ड जो हमने पढ़ा था वो था लेंज लॉ, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए हम पढ़ते हैं। तो
लेंज लॉ गिव्स द रिजल्ट ऑफ इंड्यूस करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आपको बताता है, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन करंट आर फ्लोइंग towards north. If the earth magnetic field is negligible, suppose the direction of magnetic field above this electric line will be। अब एक लाइन हम माने अर्थ पर, तो आपको पता है ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हम ले लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे, इस साइड नॉर्थ है, इस साइड साउथ, इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट। और हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो एक साइड होती है अप और एक साइड होती है डाउन, ठीक है। तो जो वायर इस प्लेन में रखा हुआ है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, तो आप ऐसा वायर मान लो, ठीक है। वायर की डायरेक्शन, वायर क्या है, नॉर्थ है, तो बोर्ड की तरफ नॉर्थ है, आपकी तरफ साउथ है, ठीक है। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, और अपवर्ड और डाउनवर्ड्स एक डायरेक्शन और है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से बनाया, तो मतलब वायर ऐसे रखा हुआ है, करंट जो करंट फ्लो हो रहा है वो नॉर्थ की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल लगा के हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ, तो ये जो फिंगर्स होती हैं ये आपको सब तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देंगी, ठीक है। तो आपने करंट की डायरेक्शन में थंब रख दिया। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कहाँ पर, अबव दिस इलेक्ट्रिक लाइन। अबव दिस इलेक्ट्रिक लाइन मतलब ऊपर चाहिए आपको, अबव द लाइन चाहिए, तो फिंगर्स को आप ऊपर रखो। अब यहाँ से रोटेट करने का देखो कहाँ रोटेट हो रही है, इस तरफ। इस तरफ क्या डायरेक्शन है, इस तरफ डायरेक्शन है ईस्ट, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ईस्ट, ठीक है। अब साथ साथ कहीं भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछे वायर के अबव तो ईस्ट आ गया, और अगर आपसे पूछते हैं वायर के डाउन, बिलो द वायर, तो बिलो द वायर मतलब फिंगर्स आपकी नीचे होती, ठीक है। करंट अंदर की तरफ होता, बिलो द वायर करंट, फिंगर्स अगर नीचे होती तो यहाँ से फिंगर्स को राउंड करो, कर्व करो, तो किधर की तरफ कर्व होती, इस तरफ। इस तरफ कर्व होती मेरी तरफ, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट, ठीक है। तो अबव तो आएगा ईस्ट, बिलो पूछा होता तो वेस्ट, ठीक है। वायर के अबव ईस्ट डायरेक्शन होगा, ईस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। बिलो द वायर होता तो वेस्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता, ठीक है। इस तरह से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, राइट। नेक्स्ट देखो, द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स इन अ कॉइल रोटेटिंग फील्ड, रोटेट इन रोटेटिंग फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड in the corresponding magnetic field the associated है ना, the difference between the magnetic fluxes will be, ठीक है। इस क्वेश्चन का मैं आपको मतलब बताऊं, देखो 52 में क्या पूछा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने वाली, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने वाली किसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसके फ्लक्स के बीच में क्या फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। तो फेज डिफरेंस पूछा है, द फेज डिफरेंस, यहां पर आप लिखोगे फेज डिफरेंस, द फेज डिफरेंस, ठीक है। तो फेज डिफरेंस पूछा है किस में, मैग्नेटिक फ्लक्स में। आप सीधा से देखो फेज डिफरेंस पूछा है, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ठीक है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट रोटेटिंग हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है, और 52 में मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ पूछा है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो मैं सीधा इसको यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऐसा आप लिख लो उसको, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और थोड़ा सा आप डायग्राम में समझ लो, इधर ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है। इस कॉइल को हम क्या करते हैं, इस कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी, और इस कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा की स्पीड से, ठीक है। ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड है। तो फ्लक्स की वैल्यू होती है, फ्लक्स की वैल्यू फाई इक्वल्स टू होता है बी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे ओमेगा टी, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू रोटेशन, और रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा टी आ गया। तो फाई इक्वल्स टू हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी, तो यह तो आ गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। फर्स्ट क्वांटिटी ये रही। सेकेंड क्वांटिटी जो मुझे चाहिए वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो आती है माइनस डी फाई बाई डी टी से, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है भी।
इसलिए मैं आपको लिखा भी रहा हूँ देखो। और फ्लक्स अगर इसमें कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n भी लिख लो, कंप्लीट फॉर्मूला बना लेते हैं, n भी ले लिया हमने। नंबर ऑफ टर्न्स n, मैग्नेटिक फील्ड b, a इसका एरिया और एंगल इसका बार बार जो बदलता रहेगा डिपेंड्स ऑन टाइम ओमेगा टी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एन बी ए। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी डिफरेंशिएशन होगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस एन बी ए, फिर आ जाएगा यहाँ पे माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या आ रही है वो देख लो, ये भी अपने आप इंपॉर्टेंट वैल्यू है। प्लस हो गया तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ये रहा। इसको हम बाद में, इस वाली वैल्यू को हम बाद में ई नॉट भी लिख देते हैं, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपके एसी का प्रोडक्शन है, एसी का जो ईएमएफ आता है वो यहाँ से इंड्यूस होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग जनरेटर या एसी डायनेमो में यही कॉन्सेप्ट लगता है सेम। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ना ये ई नॉट है आपकी, मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर तो फेज डिफरेंस पूछा था किसमें? मैग्नेटिक फ्लक्स में और इंड्यूस्ड ईएमएफ में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स में आ रहा है कॉस, इंड्यूस्ड ईएमएफ में आ रहा है साइन। तो आपको पता है साइन और कॉस के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है? π/2, राइट? π/2 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट? नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। इन अ कॉइल विद 2 × 10⁻³ हेनरी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन दे रखा है, मतलब L की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻³ यूनिफॉर्मली 1 एम्पियर इन सेक्शन। ठीक है, यूनिफॉर्मली 1 एम्पियर इन सेक्शन 0.1 सेकेंड इफ द करंट इंक्रीजेस, राइट? तो करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कितने सेकेंड्स में? करंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इंक्रीज हुआ इन 0.1 सेकेंड, इन 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है इसमें? कैरिंग द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक ईएमएफ बोला है, फोर्स नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ आपको बोला है कैलकुलेट करने को। ठीक है, तो आपको पता है क्या एल कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ये आपने पढ़ा है, एल di/dt होता है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा है आपने, एल यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस है, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी 2 × 10⁻³ di चेंज इन करंट जो आएगा वो आएगा 1 और टाइम जो लगा वो है 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल होगा, ये पॉइंट गया तो 10 ऊपर आ गया, तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻²। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये। अब 2 × 10⁻² को मैं 0.02 वोल्ट लिख सकता हूँ, तो ये आंसर आएगा इसका सी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस का। अगला देखो द फेज, इसमें वापस आपसे फेज पूछा है। फेज, द फेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट लैग्स बिहाइंड द π/2 एंगल ऑफ वोल्टेज व्हेन इन द सर्किट। अब ये कौन, एसी सर्किट में आपने पढ़ा है फेज डिफरेंस होता है करंट और वोल्टेज के बीच में, तो किस सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट लैग बिहाइंड होगा π/2 से? ठीक है, तो π/2 से लैग बिहाइंड होता है, एक सर्किट में π/2 से लीड करता है, एक सर्किट में π/2 से लैग करता है और एक सर्किट में सेम फेज में होता है। ठीक है, तो हम आपको बता दूं ओनली रेजिस्टेंस में सेम फेज, सेम फेज। ठीक है, सेम फेज मतलब फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। ओनली इंडक्टेंस, ओनली कैपेसिटेंस। अब इन दोनों में π/2 होता है, इसमें भी π/2, इसमें भी π/2। ठीक है, और अब ये कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस π/2 होता है, बट एक में लैग करता है, एक में लीड करता है। ठीक है, अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? ये कैपेसिटेंस है मतलब C है और ये इंडक्टेंस है मतलब L है। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा कि C और L में करंट आगे होगा या लैग, लीड करेगा या लैग करेगा, कैसे पता करोगे, कैसे याद करोगे? अल्फ़ाबेट की हम बात करें, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं 26, उसमें A to Z तक हम लिखते हैं। तो मैं C और L की बात करूं तो कौन लीड करता है? C करता है कि L करता है? A B C पहले आ गया, तो C L से लीड करता है, इसलिए C में करंट हमेशा लीड करता है और इंडक्टेंस लैग करता है, तो इसलिए इंडक्टेंस में करंट हमेशा लैग करता है।
अच्छा, वोल्टेज फिक्स रखना, ध्यान रखना, वोल्टेज हम फिक्स है तभी हम ये बात कह सकते हैं, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज फिक्स होता है V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। अब करंट कैपेसिटेंस में तो लीड कर जाता है और इंडक्टेंस में क्या होता है, लैग कर जाता है। तो आपसे पूछा है करंट लैग्स बिहाइंड, तो करंट लैग करेगा किस में, ओनली इंडक्टेंस में, ठीक है। तो इसमें ओनली इंडक्टेंस में करंट लैग करेगा, राइट। कैपेसिटेंस में हमेशा लीड करेगा, तो इसमें भी लीड करेगा, तो इसमें भी लीड करेगा, चाहे कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों हो तो भी लीड करेगा इसी, ठीक है। अगला देखो, द यूनिट ऑफ इसमें दे रखा है आपको एल डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर है एल ओमेगा से, और एल ओमेगा क्या होता है आपको पता है अच्छे से, एल ओमेगा होता है एक्सएल, तो एक्सएल इक्वल्स टू एल ओमेगा होता है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। एल ओमेगा मतलब एक्सएल, एक्सएल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, और रिएक्टेंस भी द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, तो यूनिट क्या होगी, ओम, ठीक है। अगला देखो, द यूनिट ऑफ एल सी, एल इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है। अब आपको पता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी, ओमेगा नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 1/√LC, राइट। तो √LC की यूनिट क्या होगी, √LC की यूनिट क्या हो जाएगी, 1/ω0, ठीक है। तो 1/ω0 अगर लिखोगे तो ω0 की यूनिट तो क्या होती है, ω0 आपको पता है, ω0 की यूनिट आती है, अपन कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब हर्ट्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/√LC आया, तो √LC की यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज है, पहला ऑप्शन हेनरी है, फैरड है और ओम है, ठीक है। तो LC इक्वल्स टू 1/ω0 हो गया, ω0 हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड आ गया, तो यहाँ पर यूनिट ऑफ √LC हर्ट्ज, फैरड और हेनरी और ओम, 1/हर्ट्ज कह सकते हैं इसमें। हर्ट्ज ये जो दे रखा है, हर्ट्ज इनवर्स में हो तो ये आपका करेक्ट होगा, हर्ट्ज इनवर्स हम कह सकते हैं, ठीक है। हेनरी तो ओनली एल की यूनिट है, हेनरी इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरी, ठीक है। फैरड ओनली सी की यूनिट है, राइट। और ओम आपको पता है रेजिस्टेंस की यूनिट है, तो ये √LC रेजिस्टेंस नहीं है, √LC आपकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल आता है, √LC आपका फ्रीक्वेंसी को शो करता है, ठीक है। और खासकर आपको पता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को शो करता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में आपने पढ़ा है XL इक्वल्स टू XC हो जाता है, XL इक्वल्स टू XC, XL तो होता है L ओमेगा, XC होता है 1/C ओमेगा, ठीक है। तो अगर मैं LC की बात करूं ओनली, C को L से मल्टीप्लाई कर दो तो LC हो गया, LC इक्वल्स टू क्या होगा, 1/ω², राइट। तो ओमेगा हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको हर्ट्ज कहोगे तो LC की यूनिट क्या होगी, अच्छा LC की तो है हर्ट्ज का स्क्वायर, ओमेगा का स्क्वायर, ये अंडर लगाया है, मैं दोनों साइड अंडर लगा लूँ तो √LC इक्वल्स टू क्या होता है, 1/ω या ω0, तो हर्ट्ज का इनवर्स आएगा, फर्स्ट ऑप्शन कह सकते हैं, बट यहाँ पर हर्ट्ज का क्या आना चाहिए, इनवर्स। इसमें आपको हर्ट्ज दे रखा है, जो मिस्टेक लग रही है, गलत ऑप्शन दे रखा है, हर्ट्ज का इनवर्स हम कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द पावर कोफिशिएंट या पावर फैक्टर कह सकते हो, पावर कोफिशिएंट है या पावर फैक्टर आपने पढ़ा होगा, पावर फैक्टर वैल्यू ऑफ प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस, ठीक है। तो पावर फैक्टर आपको पता है क्या होता है, पावर फैक्टर cos phi, पावर फैक्टर को हम cos phi लिखते हैं, राइट। तो पावर फैक्टर अगर cos phi है, पावर फैक्टर इज cos phi, और phi की वैल्यू चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटेंस हो क्या होती है, π/2 होती है, तो cos π/2 तो 0 होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, ऑलवेज 0, ठीक है। और प्योर इंडक्टेंस में, प्योर कैपेसिटेंस में एक बात और ध्यान रखना, अगर पावर आपसे पूछा है पावर कंजम्पशन, पावर लॉस कितना होता है इन प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टर सर्किट, तो पावर कंजम्पशन क्या होगा, 0, क्योंकि पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, जो P एवरेज किसी भी सर्किट में P जो एवरेज जो कंजम्पशन बताता है, ये आता है VRMS IRMS cos phi, ठीक है। cos phi होता है पावर फैक्टर, अगर ये प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर में 0 है तो पावर भी क्या हो जाएगी, पावर भी आपकी 0 हो जाएगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पावर फैक्टर की वैल्यू से, बिकॉज डिलीटेड सिलेबस में पावर फैक्टर डिलीट कर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये पावर जो कंजम्पशन है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे,
58 द करंट I इक्वल्स टू Im sin ओमेगा t माइनस पाई बाई टू इज फ्लोइंग इन ऑल्टरनेटिंग सर्किट इफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल्स टू V नॉट sin ओमेगा t द पावर एक्सपेंडेड, यहाँ पावर कंजम्पशन आपसे पूछा है। अगेन आप देखो फेज डिफरेंस क्या होगा, करंट का फेज डिफरेंस पाई बाई टू है, वोल्टेज का फेज डिफरेंस और करंट का फेज देखो, वोल्टेज का फेज साइन ओमेगा टी, करंट का फेज ओमेगा टी पाई बाई टू, तो फेज डिफरेंस जो आया वो तो आ गया पाई बाई टू का। ठीक है, तो अगेन सेम बात है, कॉस फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो पावर की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, फॉर्मूला मैंने अभी बताया, मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, तो ये आ जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, और कॉस फाई क्या हो जाएगा 0, तो पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आएगा इसका डी, राइट। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर विथ 100% efficiency is 1:4 if the ratio of voltage on primary secondary coil is, if the नहीं रेशियो पूछा है, the ratio of voltage of primary and secondary coil is, करंट एफिशिएंसी आपकी 100% है, इसका मतलब इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। ठीक है, तो P इन मतलब हम ले सकते हैं V1 I1, यहाँ प्राइमरी, P आउट होगा V2 I2। ठीक है, तो रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी बोला है, इसका मतलब V1 अपॉन V2 पूछा है आपसे, तो मैं देता हूँ यहाँ पे क्या रेशियो आया I2 अपॉन I1। आपको दे रखा था प्राइमरी सेकेंडरी का रेशियो 1:4, तो यहाँ पर आपको उसको उल्टा लिखना है, 4:1 आएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 59। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 60। अ कॉन्वेक्स लेंस विद 6D पावर इज इन कॉन्टैक्ट with the concave lens with -4D power, then the combined या joint लिखा हुआ है, मतलब combined focal length and the nature of lens will be। ठीक है, तो पावर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, P इक्वल्स टू क्या होता है P1 प्लस P2, तो पावर P1 कितना है, P1 तो हो गया +6D और P2 हो गया -4D, तो इजी है, इक्वलेंट पावर मिली आपको +2D। अब +2D पावर है, ठीक है, बट इसने तो फोकल लेंथ पूछ लिया, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक और देख लो, फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/P। ठीक है, पावर का इनवर्स क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, तो हमने क्या पुट कर दिया 1/2 पुट कर दिया, तो ये आ गया 0.5 मीटर। ध्यान रखना डायोप्टर है, तो डायोप्टर का इनवर्स क्या होता है मीटर, तो फोकल लेंथ क्या आ गई 0.5 मीटर। अब 0.5 मीटर को हम क्या करें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें अगर, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करती है फोकल लेंथ आ गई 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा फोकल लेंथ प्लस की है, पावर भी प्लस की है, तो प्लस पावर किसकी होती है, आपको यहीं से दिख रहा है, प्लस पावर किसकी होती है कॉन्वेक्स लेंस की, तो 50 सेंटीमीटर, और बिहेव नेचर ऑफ द कॉम्बिनेशन जो होगा वो कॉन्वेक्स ही होगा, क्योंकि प्लस का पावर बची है, एक प्लस की एक माइनस की है, तो ओवरऑल जो इक्वलेंट पावर आई वो +2D है, मतलब जो बिहेवियर होगा कॉम्बिनेशन होगा वो अगेन कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस विद 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन।